ओके, तो लाइक स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो बेसिकली व्हाट वी डू, आप सभी को पता है आवाज ही कि नहीं आ रही मेरे फोन में, तो पता नहीं क्या हो गया। बाकी लोग को आवाज आ रही है, यस सर। इंडिविजुअल फोन Yes, में sir. नहीं आ रही है तो हम नहीं कर सकते। जिसको आवाज नहीं आ हाँ रही जी है, सर, सर सभी को आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। जी। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो हमारी शक्ल देखे बैठ के, कोई इशू नहीं है। लाइक दैट इज ऑल्सो सभी को आ रही है आकाश सर, सभी को आ रही है, कंटिन्यू कीजिए, सभी को आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। यस सर, एक सेकंड सर, मैं मसूद सर आपको होस्ट बना दे रहा हूँ वापस से। ओके, तो लाइक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो जैसे जो बेसिकली हम लोग किस तरीके के प्रोग्राम्स अपने इंस्टीट्यूट में रन करते हैं और पूरे इंडिया में थ्रू आउट रन करते हैं, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 प्रोग्राम्स राइट नाउ जो कि 11th 12th वाले बच्चों को देख करके हम लोग ने लॉन्च किए हुए हैं, एंड देयर आर सम मोर जो कि छोटे बच्चों के लिए हैं, पर हम लोग अभी मेजरली डिस्कस करेंगे जो 11th में बच्चे आए हैं इस साल और जो 11th पास करके 12th में गए हैं। तो बेसिकली वी हैव 2 प्रोग्राम्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और हाइब्रिड प्रोग्राम जो हम लोग का अभी करेंटली रन कर रहा है। एज यू ऑल नो दैट द होल कंट्री इज अंडर लॉकडाउन, और अभी हमारा कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब क्या खुलेगा कब क्या नहीं खुलेगा। तो लाइक इन लाइक इस सिचुएशन को देखते हुए वी हैव लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तो हम लोग टेस्टिंग पीरियड में थे, बट नाउ इट इज वेरी फाइन। और हम चारों ही टीचर जो यहाँ पे आपको मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, आकाश श्रीवास्तव, और मैंने अपने बारे में पहले मैं बता देता हूँ, लाइक आई डिड बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद इन द ईयर ऑफ 2015। मेरे को लगभग 6 साल हो रहे जेई मेंस एंड एडवांस के लिए बच्चों को गाइड करते हुए। एंड जो हमारे बीच में अतुल सर है, इज जो लाइक उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई करी हुई है कोर केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों को बताते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज अविनाश सिन्हा सर, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ और आईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं, एंड डिड हिज बीटेक फ्रॉम एचबीटीयू कानपुर, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, और बीआईटी मिश्रा से उन्होंने एमटेक की पढ़ाई करी हुई है। एंड देन लास्ट वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के सेशन को देख करके, मसूद सर है, एंड ही टीच बायो पढ़ाते हैं हम लोग को, और काफी अच्छा बायो आप सभी पढ़ते हो, आपको पता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि पीसीबी और पीसीएम को देख करके हमारे पास क्या है। 2 रहता है, जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ऑप्शन देते हैं उन्हें, और जो बायो लेते हैं उनको हम पीसीबी का ऑप्शन देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो पढ़ते हैं। इससे पीसीबी वालों को आगे नीट की एग्जाम्स देनी होती हैं, चाहे से वो एम्स में जाना चाहते हैं, चाहे से किसी भी टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में जो भी हैं वो नीट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बाकी आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, जो लोग पीसीएम लेते हैं आगे, अगर वो इंजीनियरिंग देना चाहते हैं तो वो आईआईटी की तैयारी करते हैं, जिसको हम जेई भी बोलते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। उसमें 2 एग्जाम होते हैं, मेंस होता है एनआईटीज के लिए, एंड देन वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है एडवांस के लिए, और एडवांस इज फॉर आईआईटी, करेक्ट। और मेरे पीछे आप जो इंस्टीट्यूट देख रहे हो दैट इज आईआईटी धनबाद, जहां से मैंने पढ़ाई करी हुई है। तो इसी तरीके के बहुत सारे इंडिया में आईआईटीज हैं, और हम लोग जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट, दैट इज आप पूरे लगभग 23 साल हो गए इसको रन करते हुए, एंड वी हैव लाइक अप्रोक्सीमेटली 26 जो हमारे सेंटर से भी रन कर रहे हैं, और आप टोटल आसपास के सेंटर्स भी काउंट कर लोगे तो लाइक ओवर 36 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में जो हमारे पैन इंडिया में रन कर रहे हैं। और 12 सेंटर्स जिसमें है वो हमारे पास दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली, और आप एनसीआर में ला लोगे तो दिल्ली में हमारे पास 12 सेंटर इसके फॉल करते हैं, करेक्ट। और आगरा में भी, जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो वी रिप्रेजेंट्स तक्षशिला इंस्टीट्यूट आगरा, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है। और आपको कैसे प्रोसीड किया जाएगा आगे थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, एक रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं। बाकी डिटेल में तो आप लोग जब जानोगे, अब धीरे धीरे मिल रहे हो हम लोग से, तो काफी लोग को आइडिया है, जो नहीं जानते हैं और वो धीरे धीरे जान जाएंगे। और एक बेसिक मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूं। तो हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया। एक पीसीबी वालों के लिए है, उनको हम लोग कॉल करते हैं एक्मे, मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हम लोग का जो ये आपको डीपीपीज मिलती हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं, दीज आर मेडिकल के लिए रिक्वायर्ड पूरे मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स में मोर देन सफिशिएंट सारी चीजें दी हुई हैं जो नीट के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा भी हमारे टीचर बच्चों को और ब्रश अप करने के लिए इससे भी अच्छे लेवल की, अगर कई बार हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे आते हैं पढ़ने के लिए, जो कि हमने पिछले 1 ईयर में देखा है अपने साथ होते हुए, तो हम लोग लाइक वी प्रोवाइड मोर ऑफ द क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स सो दैट वो और ज्यादा एक्सेल कर पाए। हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं हमने ये लगा डाला सर, अब क्या करें नेक्स्ट। तो हम उनको और भी चीजें करने के लिए बोलते हैं कि ताकि बच्चा अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए और उसको हम एक अच्छी रैंक में कन्वर्ट कर पाए बाद में, जो कि आपको भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई भी बच्चा आता है उसको एक अच्छी रैंक चाहिए होती है। तो वही चीज हमारा भी मोटिव है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें, जेनिथ इज फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इसमें भी आपको सारी डीपीपीज और मॉड्यूल्स जो है वो सारे एक बुकलेट के फॉर्म में मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। इसके अलावा भी हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, करेक्ट। और ये मॉड्यूल्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसमें जो चीजें आपके काम की हैं वो मैं बता देता हूँ बेसिकली।
नीट के लिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे प्लानर रहेगा थ्रू आउट द ईयर वी प्लान द लेक्चर्स कि हमें इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इतने लेक्चर्स ये लेने हैं। कभी कभी रिक्वायर्ड होता है तो हम बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वी टेक मोर ऑफ द लेक्चर्स, हम मतलब स्ट्रिक्ट रहेंगे, इसके आसपास रोटेट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हमें हमारे बच्चों को अभी पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है और हम जबरदस्ती आगे बढ़ जाएं। तो हम कई बार मल्टीपल शीट्स और मल्टीपल उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन में क्या बच्चे को एक बार में चीजें पूरी समझ में नहीं आती हैं। और जूम के थ्रू जो क्लासेस होती हैं उसमें हमारे पास एक बेटर ये फीचर अवेलेबल होता है कि हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल दोनों तरीके हमारे पास रहते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो आपको मूवी काफी देर तक याद रहती है उसको, क्योंकि हमने देखा भी है और सुना भी है। आप में से अगर मैं छोटी सी बात किसी से पूछूं, लाइक जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, उन सभी ने एक मूवी देखी होगी। उस मूवी में 3 दोस्त थे। एक दोस्त को वो पसंद नहीं था जो वो कर रहा था, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद थी या ऐसा कुछ पसंद था, वो और कुछ करना चाहता था। एक दोस्त को तो पता ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा था, फिर बाद में उसका पैर भी टूट जाता है लास्ट में। ऐसी कोई मूवी आपको याद आ रही है? और 3 Idiots. 3 इडियट्स है उस मूवी का नाम, करेक्ट, कि बाद में करीना कपूर अपने स्कूटर पे बैठा के लेके जा रहे होते हैं। तो अब बेसिकली ऑडियो विजुअल तरीके से होता क्या है कि वी कीप द थिंग्स इन आवर माइंड, तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा दिन तक याद रहती है, रिटेनेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मूवी कई सारे लोगों ने 2010 के आसपास देखी होगी। जैसे जब मैं जे के एग्जाम दे रहा था, द ईयर वाज 2010, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो उस समय ये मूवी आई थी, तो आज तक मुझे याद है, मैंने एक ही बार मूवी को देखा हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने भी एक बार देखा हुआ है पर सारे सीन्स याद होते हैं ना। तो पॉइंट यही है कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में हमें चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं, और जब बोथ साइड ऑडियो वीडियो दोनों हो तो वो चीज अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। तो लाइक दिस इज द मेथड वी फॉलो इन अवर इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, करेक्ट। देन ये पूरा सेशन लिखे हुए हैं, जुलाई में ये कराएंगे, ये सारी चीज करेंगे, ठीक है, दैट इज ओके। ओके, तो मेनली हम लोग बात करते हैं एंड जो मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए कि हम लोग ये करते हैं, करेक्ट। और आप अगर देखोगे लास्ट हम लोग जो टीचर यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो दे हैव देयर सेपरेट फैन बेस एंड सेपरेट रिजल्ट्स इन लास्ट 4 years, बिकॉज हम सभी एक दूसरे से पिछले साल ही मिले हैं। जैसे मैं और मसूद सर तो पहले भी जिस इंस्टीट्यूट में काम करते थे हम दोनों जानते थे पहले से एक दूसरे को, बट मेजरली हम लोग चारों लोग एक साथ लास्ट ईयर ही मिले, और सबका एक सेपरेट बैकग्राउंड रहा हुआ है काफी सालों का, जिसमें उन्होंने काफी सालों तक टीच किया हुआ है और एक से एक जो बच्चे हैं उन्हें गाइड किया हुआ है। तो आज जिस बच्चे को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आप जिस बच्चे से आज मिलने वाले हो, सी वाज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ अवर फैकल्टी, करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं वही बच्चे जो हमसे पढ़ के जा रहे हैं, वही बच्चे आज अपने छोटे भाई और छोटे भाई बहनों को गाइड करने के लिए आ रहे हैं। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आज यही काम जो तुम लोग आज सुन रहे हो पीपीटी, क्या पता 2 साल बाद यही पीपीटी में तुम्हें इनवाइट किया जा रहा हो, फॉर एग्जांपल रमा एंड फॉर एग्जांपल जो भी आप यहाँ पे आए हुए हो, कि लाइक शी विल बी द होस्ट ऑफ द टुडेज सेशन। तो एक बहुत प्राउड की फीलिंग आपके लिए रहेगी कि यार मैं देख के गई थी ऐसा सेशन और नाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस। तो विदाउट एनी डिले मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको इनवाइट करने के पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस वो पर्सन जो कि उनको बनाने के पीछे है, क्योंकि सबको वो पता होता है कि जो स्टार होता है, बट जो किंग मेकर होता है उसको उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। तो ही इज मसूद हाशमी, करेक्ट, एंड ही इज द मोस्ट रेनॉल्ड फैकल्टी इन बायोलॉजी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज तक जितने बायो के स्टूडेंट से मिला हूं तो सर ने पढ़ाए हुए हैं, वो सभी यही बोलते हैं कि सर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही झक्कास पढ़ाते हैं, करेक्ट। उनके पढ़ाने का तरीका दिमाग में छप जाता है मूवी की तरीके से। तो विदाउट एनी डिले वीड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर मसूद हाशमी सर, और अपने बारे में सर बताइए कुछ, और आप अपनी स्टूडेंट को इन्वाइट करिए। थैंक यू सर। सर आप म्यूट पे हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर। सभी लोगों को मेरा वेरी गुड आफ्टरनून, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये जो वेबिनार हमारा आज अरेंज हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने अरेंज किया, बिल्कुल विद इन 2 days में ये प्लान हो पाया। तो हमारी एक स्टूडेंट हैं जिनिशा जैन, जो लास्ट ईयर उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, और इस वक्त जो है वो अपने बारे में तो वो खुद बताएंगी, लेकिन एक कॉमन चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि बेटा कंपटीशन की तैयारी, चाहे आईटी की तैयारी हो चाहे मेडिकल की तैयारी हो, डेडिकेशन तो सभी में होता है। विदाउट डेडिकेशन जो है कोई भी चीज हमें अचीव नहीं हो सकती, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो विदाउट एनी डिले मैं डॉक्टर जिनिशा जैन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आप लोगों से, और आपकी जो है बड़ी दीदी हैं तो आप लोग उनसे बात करिए और उनकी बातों को पहले सुनिए। सुनने के बाद जो भी क्वेरी होगी तो आप उनसे
जो है इंडिविजुअली जो है आप पूछ सकते हैं कि दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, दीदी हमको ये प्रॉब्लम है। तो बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैंने जिनिशा को पढ़ाया है 1 साल और उस बच्ची ने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट देने के बाद हमने पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में इस बच्चे के अंदर कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं देखा, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है। कि आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो जाए, अगर आपके अंदर बेटा डिसिप्लिन नहीं है तो वो चीजें आप अचीव नहीं कर पाएंगे जिसका सपना और जिसका प्लान आप बना करके बैठे हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट हमारे आपके अंदर होती है वो होती है डिसिप्लिन की, और इस बच्चे के अंदर हमने पहले से ही देखा था। मतलब जब ये बच्ची आई, सर आप म्यूट हो गए हैं, मसूद सर आप म्यूट है। इसने अपनी मेहनत में कभी कोई कमी जो है नहीं छोड़ी थी। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जिनिशा जैन को। बेटा आप आ जाओ। आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. और कैसे हो आप सब? तैयारी कैसे चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है दी। अच्छी चल रही है दी। और मुझे पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे हम इश्यूज फेस करते हैं, बट जो इन लॉकडाउन का अच्छे से यूज कर ले, प्रॉपर उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले, सिलेक्शन उसी का ही होता है। सो अब ये आपकी चॉइस है कि आप इस लॉकडाउन को कैसे अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं भी अपने टाइम पे बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी जब लॉकडाउन था, कि लॉकडाउन हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बट देन मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं कर सकती तो फिर ये कभी पॉसिबल नहीं है। दिस इज द लास्ट टाइम कि मुझे चांस मिला है और मुझे करना है। और हार्डवर्क सभी करते हैं, बट हमें हार्डवर्क को भी राइट डायरेक्शन में करना पड़े, वो हमारी नीड है। अगर हमारी डायरेक्शन सही नहीं है और हम हार्डवर्क करिए जा रहे हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। और जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रिपरेशन तो ठीक है, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रिपरेशन के टाइम पे याद रखने पड़ते हैं। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ये बुक भी पढ़ लें, बहुत सारी बुक्स पढ़ लें एक्स्ट्रा लास्ट 2 मंथ्स में, बट लास्ट 2 मंथ्स में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी होना चाहिए। मतलब हमें पूरी एनसीईआरटी को ऐसे याद करना है कि कोई हमसे पेज नंबर पूछे ना तो हम उनको पेज नंबर तक बता दें कि ये पेज नंबर था। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम केवल बायो पढ़ लेते हैं, हमारे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हमें तीनों, नीट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है, बट हमें क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरे टाइम पे मैं जब नीट की प्रेप कर रही थी उस टाइम हम लोग टेस्ट में डेली टेस्ट देती थी, डेली नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे तो देती ही थी। एंड देन मैंने सेट कर रखा था कि मुझे 2 to 5 जो नीट का टाइमिंग है उस टाइम ही अपने माइंड को प्री सेट करना है कि नीट में मेरा माइंड उस टाइम ज्यादा एक्टिव हो। और हमें वर्स्ट कंडीशंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे मैं मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, ऑलरेडी फैन ऑफ करके ऐसे ही टेस्ट देती थी, जिससे अगर वहां पर वर्स्ट कंडीशंस भी हुई तो मुझे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये होता है कि हमारा माइंड किसी चीज के लिए तैयार करने के लिए हमें तैयार करना पड़ता है। वो 3 आवर्स हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, इसलिए हमें ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए लॉन्ग सेटिंग आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कंटिन्यूअस सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमें आदत पड़े बैठने की विदाउट एनीथिंग। और
कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि 2 दिन हम 10 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, फिर 3-4 दिन नहीं पढ़े तो उससे काम चल जाएगा, तो उससे भी कुछ नहीं होता। मतलब मैंने अपने टाइम पे देखा है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। रिविजन और शॉर्ट नोट्स, रिविजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स तो अभी 2 महीने में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आप भूल जाते हैं या जो भी आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसे नोट डाउन करें और उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें। 1 या 2 महीने पहले से टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। और ऐसे ही नहीं कि बस टेस्ट दिया, मार्क्स आ गए, फिर छोड़ दिया, बट उसको हमें रीवैल्यूएट भी करना है टेस्ट को। और एक बार नहीं, उसको बार बार रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो 1-2 बार लेने हैं, बिकॉज नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें होते ही है रिपीट। 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते ही है। बताना चाहूंगी कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स के लिए प्राउड का मूवमेंट होता है ना, वो वाली चीज कि अभी हम मेहनत कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बट जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्राउड होते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। इसलिए आप सबको बस मेहनत करनी है, ये समझते हैं कि 2 महीने ही है। अगर हम ये 2 महीने मेहनत कर लेते हैं तो हमारी आगे की पूरी लाइफ स्टेबल और सेट है। और अब मैं आपको अपना थोड़ा कॉलेज का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। जैसे फर्स्ट डे मुझे याद है, जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, हम वहां गए थे, तो मेरे मम्मा पापा इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। उनका ये था कि अब तो सेल्फी लेनी है और पोस्ट करना है। वो इतने ज्यादा प्राउड थे, किसी से कह रहे थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, और सब इतने ज्यादा प्राउड होते हैं। और वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। देन हमारे कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी हुई। व्हाइट कोट सेरेमनी में अपने फैकल्टीज, अपने टीचर्स के थ्रू जो जब व्हाइट कोट पहनाते हैं ना, वो जो फीलिंग होती है वो मेमोरेबल फीलिंग होती है। वो डॉक्टर्स, उस दिन हमें लगता है कि हाँ, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अब हम रिस्पॉन्सिबल है, हमें भी अब अच्छा डॉक्टर बनना है। और आप लोग मतलब डीएच हॉस्पिटल्स आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे की लाइफ। बस अगर हम अभी मेहनत कर लेते तो आगे की लाइफ तो अनइमेजिनेबल होती है। हॉस्टल की पार्टीज और लेट नाइट मैगीज, सैटरडे नाइट, सब कुछ, डीएच, कैडवर्स, और जो भी आपको टीचर्स मिले, मकसूद सर, सब इतने ज्यादा हेल्पफुल है। मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने मतलब हमें जूम मीटिंग अरेंज की, क्वेश्चन सेंड किए, कभी भी फोकस लूज हुआ तो हमने उनसे बात की, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने हमेशा एक सपोर्ट किया है हमें। और उन्होंने कभी कोई भी डाउट हो, वो हमेशा रेडी रहते थे बताने के लिए। अलग अलग तरीके से हमें हेल्प किया और डाउट सेशंस रखे। और मसूद सर पढ़ाते तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप, उनका सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव होता है, 2 वे इंटरेक्शन होता है। अगर आप उनसे पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा, बहुत ज्यादा मजे आते हैं उनके सेशंस में। और बस लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि बस अभी आपके पास 2 महीने हैं, और कॉलेज के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के ड्रीम के बारे में सोचिए, और बस एग्जाम को फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, और सब सेफ रहिए। जी निशा, थोड़ा सा इन बच्चों को ये गाइड कर दें कि फिजिक्स को कैसे ओवरकम किया जाए। जो फिजिक्स फियर इन बच्चों में रहता है, बहुत ज्यादा फिजिक्स फियर रहता है, और स्पेशली जब केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के बच्चों का पूरा बैलेंस कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आप इन बच्चों को थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को और केमिस्ट्री की में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को कैसे हम जो है खत्म करें, उसका फियर कैसे खत्म करें। क्या आपके पास, आपने क्या ऐसा किया था कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में गई और आपके ये छोटे भाई बहन है ये भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, ऐसा क्या करें वो? फिजिक्स, बायो वाले हर स्टूडेंट को थोड़ा फिजिक्स का फेयर होता ही है, मुझे भी था।
बट उसको ओवरकम करना पड़ता है। जैसे मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने फिजिक्स को ज्यादा टाइम दिया, फिर मैंने थोड़े स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स को क्लासिफाई किया अपने, और फिर नीट के वो देखा कि कैसे कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक रहता है और कौन सा मुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर रिविजन, अगर हम कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम रिविजन कर लेते हैं और जब तक हमारा रिविजन खत्म होता है फिर हम इतने थक जाते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन से हमें नई नई चीजें सिखाते हैं और हमें उससे नई नई अपनी गलतियां और हम क्या भूल रहे हैं, हमें क्या रिविजन करना है, वो हमें सिखाते हैं। तो हमें फिजिक्स में तो जितने ज्यादा हो सके डेली के 100 क्वेश्चंस तो कम से कम सॉल्व करने चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे के ध्यान नहीं देते, सोचते हैं ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में तो पूरा याद ही करना होता है। और ऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लाइटली ले लेते हैं उससे थोड़ा, कि फॉर्मूले है बस सॉल्विंग करनी है, बट हमें उसको लाइटली नहीं लेना, हमें उस पर भी उतनी ही मेहनत करनी है कि नीट में हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वेटेज है, तो हम किसी भी टॉपिक को लीनियंट नहीं ले सकते। जिनिशा, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि मेन तो ये आज के ज़माने में बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपने अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। तो सर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर करना। मसूद सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप म्यूट पे हैं सर। ठीक है, आप में से किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करके अपना नाम लेके पूछ सकते हैं, एक एक करके। रमा, आप पूछ सकते हैं। उनका एक क्वेश्चन है, व्हिच स्टडीज बेटर, नाइट और डे? ठीक है, ये सब तो अपने अकॉर्डिंग होता है, मतलब मेरे लिए तो नाइट स्टडी ज्यादा बेटर थी, क्योंकि मैं दिन में सुबह नहीं उठ सकती, और मेरे लिए रात में बहुत ज्यादा पीस रहता था, शांति रहती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता था। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंड सबसे ज्यादा कब एक्टिव रहता है, हमें उसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट, अपना शेड्यूल सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जिनिशा आप ये बताइए बच्चों को एक बात ये कि लास्ट का जो जैसे 15 सितंबर को शायद आपका नीट का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, 13 सितंबर को हुआ था, तो उस एग्जाम से एक महीने पहले तक जो आपकी मेंटल प्रेशर जो रहता है, उस मेंटल प्रेशर से बचने के लिए आपने क्या किया? तो मैंने मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्टार्ट की, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है सुनना, तो मैं जब भी मुझे ऐसा लगता था थोड़ा स्ट्रेस है तो मैं म्यूजिक सुनने लगती थी, या मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई बंद करके 30 मिनट्स बस मैं सोचती थी कि मेरी ड्रीम्स क्या है, मुझे कैसे अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना है, ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है जिससे वो प्राउडली कह सके। नहीं, और अच्छा एक चीज और ये भी है कि मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये मोस्ट ऑफ सभी एग्जाम के लिए फॉलो होती है। तो जो बच्चे आईटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये ना समझे कि ये फॉर्मूला सिर्फ नीट वालों के लिए ही है, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग सबकी मेंटेलिटी लगभग एक जैसी होती है। तो एग्जाम के पैटर्न को कैसे, कोई अलग भी हो सकता है एग्जाम का पैटर्न, लेकिन ये जिनिशा दीदी आपकी बैठी हुई है जो ये बता रही है किस तरीके से उन्होंने जो है क्रैक किया अपना नीट का एग्जाम, तो अगर कमोबेश आप भी अगर इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो आप भी अपना कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी रमा आप और सवाल इनसे पूछ सकती हैं, क्योंकि आपको इस साल नीट देना है और हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो कि नीट देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हरित नायक बैठे हुए हैं, ये भी सवाल पूछ सकते हैं अपना, कि और अर्जुन भी आए हुए हैं तो वो भी अपना सवाल पूछ सकते हैं कि दीदी क्या हेल्प हमको मिल सकती है आपसे। तो आप लोग फ्री हैं, पूछ सकते हैं सवाल। May I start, sir? हाँ पूछ। Good afternoon, Dee. Good afternoon.
So I want to ask that everyone makes his own strategy according to him or her. So when we go to the exam, that 3 hour pressure is something different. So in the beginning, we just go how we have planned, how we have make our strategy. But in case at any moment, if we lose our focus, or if we get deviated from that plan, then what should be the thing that we should do to get back to the things that we have planned? That's what I said ना कि हम टेस्ट देकर वो 3 आवर्स सिटिंग के लिए अपने माइंड को पहले से ही प्रीफॉर्म कर रहे हैं कि हमें वो 3 आवर्स हमारा माइंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो. बट अगर ऐसा हो जाता है कि बाय चांस हमारा माइंड डेविएट हो जाता है, देन हमें मतलब पैनिक नहीं करना है. सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर हम पैनिक करेंगे तो हमारा पूरा जो हमने किया है वो पेपर भी खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है कभी OMR फिलिंग में या ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो हमें पैनिक नहीं करना है, जस्ट हमें डीप ब्रेथ्स लेनी है और हमें सोचना है कि हमारा ड्रीम क्या है, हमें उसके लिए वर्क करना है, हमें वही लाइन पर आना है और फिर से स्टार्ट करना है. क्योंकि हमें ये सोचना है हमारा लास्ट चांस है. हमें ये सोचना ही नहीं है कि हमारे पास आगे भी चांसेस है. ये सोच के चलना है कि बिल्कुल लास्ट चांस है और हमें अभी ही करना है. Okay, thank you. और एक चीज और है कि जब दिमाग डेविएट करे ना, तो किसी को मत देखो, सिर्फ अपने मम्मी पापा को सामने रख के देखो कि हाँ, ये मम्मी पापा जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इनके लिए क्या कर रही हूँ. बस सिंपल सा, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, संदीप महेश्वरी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप अपने मम्मी पापा को देखो. देखो 3 भगवान होते हैं, 3 धरती पे 3 भगवान होते हैं. माँ पैदा करने वाली, बाप आपके अपने खून से आपको पालने वाला, तीसरा होता है आपका जो है क्या, डॉक्टर. आपको डॉक्टर बनना है, भगवान की तीसरी श्रेणी में आना है, तो आप अपने दोनों भगवानों को देख लीजिए, आप तीसरे भगवान बन जाएंगे. कहीं और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है. इस बच्ची ने भी बताया कि जब काउंसलिंग के लिए गए थे, उस वक्त जो पेरेंट्स के अंदर जो खुशी थी, उस खुशी को जो है आप लिख नहीं सकते कहीं पे, कि उस वक्त माँ बाप हमारे कितने खुश हुए थे. आज आकाश सर बैठे हुए हैं, उनके पीछे IIT धनबाद का एक फोटो लगा हुआ है. आप आकाश सर से पूछिए कि जब इनका IIT धनबाद में एडमिशन हुआ, उस वक्त इनके मम्मी पापा कितने खुश थे, इनकी खुशी कितनी थी, उससे कम से कम 1000 टाइम मोर खुशी मम्मी पापा को होती है. तो जब भी बेटा माइंड डाइवर्ट हो, माइंड डेविएट हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस सामने मम्मी पापा को इमेजिन कर लीजिए कि आखिर हम क्यों हैं यहाँ, दिमाग क्यों डेविएट कर रहा है. सब कुछ अपने ट्रैक पर खुद आ जाएगा. और बेटा सपनों के साथ साथ आपका प्लान होना बहुत जरूरी है. अगर हमने अपने सपने को बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और प्लान नहीं बनाया कि डॉक्टर कैसे बनना है, तो आपके सपने तो टूटेंगे और उम्मीदें टूट जाएंगी, और फिर ऐसा होगा कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे. तो डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना है, आपको अपने सपने के साथ साथ अपना प्लान भी देखना है कि मैं किस प्लान के तहत अपना काम कर रहा हूँ. ये सभी बच्चों के लिए, IIT के लिए, मेडिकल के लिए, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए है. और बेटा आपको कहते हैं ना कि जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे, तो लोग कहते हैं कि यार डॉक्टरों का दिल इतना मजबूत होता क्यों है. इस बच्चे से पूछिए, जब इसका एनाटॉमी का प्रैक्टिकल हो रहा होगा, तो उस वक्त किसी का हाथ कटा हुआ आ रहा है, किसी का ब्रेन कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, किसी का हार्ट जो है किसी बच्चे के हाथ में दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसकी ये मसल्स को आइसोलेट करिए, इसकी ये मसल्स को आइसोलेट करिए. कहते हैं डॉक्टर का दिल इतना मजबूत होता क्यों है. और आजकल के बच्चे, स्पेशली जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर उसके ऊपर कॉकरोच गिर जाए तो वो उछल पड़ता है 2 फीट ऊपर. तो बेटा कमजोर दिल वालों के लिए डॉक्टर बनना तो आसान नहीं है. डॉक्टर बनने के लिए आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जो है पेशेंट के जो है गार्जियन से ये कह सकें कि हाँ मुबारक हो, मैंने आपके पेशेंट को बचा लिया. और इतना भी गट्स होना चाहिए कि आप ये कहिए कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए. ये दोनों बातें आपको कहने का अगर ताकत है, तभी आप डॉक्टर बन पाए. और उस ताकत को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, अभी हमें फुल डेडिकेशन के साथ सिर्फ एक ही चीज को फोकस करना है कि हमारा एग्जाम जो आ रहा है उसको मैं कैसे खोल सकता हूँ. कि 720 का पेपर है, तो 720 में से 720 कैसे आएगा, जैसे भी आए. चाहे आपको
1 रात 2 रात 3 रात अगर मुश्किल में अगर सोना ना पड़े तो मत सोइए, लेकिन आप काम पूरा करके फिर सोइए। सोना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है सर्केडियन रिदम, डे नाइट का सर्कल हमने पढ़ा है, साइकिल हमने पढ़ी है जिसमें मेलेटोनिन काम करता है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हरीश यहाँ पर बैठे हुए हो भाई, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जिनिशा दीदी से आप पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना है कि जैसे हम टेस्ट देते हैं तो उस टाइम जो हमें क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी नहीं हो पाता, तो इस चीज को कैसे ओवरकम? हाँ, उसी के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी अगर हम इतने टेस्ट दे चुके होंगे नीट से पहले कि नीट में ऐसी कंडीशन ही नहीं आएगी। अगर हम अभी जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे। इसलिए तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, जितने टेस्ट हम दे सकते हैं। अभी तो उस टाइम जब मेरा वाला नीट का था तो एनटीए ने लॉन्च की हुई थी ऐप, तो उसके थ्रू भी डेली टेस्ट आते थे, वो दिए थे। एससीटीएस ज्वाइन की हुई थी, तो डेली आप मतलब अब 2 महीने रह गए, अब आपको डेली एक टेस्ट तो देना ही है। वो 3 आवर्स आपको अपने लिए पहले से प्री सेट करके रखने हैं कि हम बस उसमें टेस्ट देंगे। और अभी होगा कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमें और हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, बट जब हम उसको रीइवैल्यूएट करेंगे टेस्ट को तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या मिस्टेक हुई, हमसे कैसे मिस्टेक हुई, और फिर हम जब उसका अगेन एंड अगेन रिविजन करेंगे तो नीट तक ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। सर एक और तो क्वेश्चन हमारे बीच में निखिल ने पूछा था क्वेश्चन कुछ देर पहले। आप पूछ। कि पढ़ाई के बाद वक्त जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनको कैसे दूर करें? डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब बहुत ही होता ही है। इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड रख दीजिए। बिल्कुल आपको यूज ही नहीं करना है फोन उस टाइम जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज़ वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। जिनिशा ये बताइए जरा इन बच्चों को, क्या जब तक आप डॉक्टर नहीं बनी थी क्या आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह चलता था? व्हाट्सएप तो कॉमन चीजें हैं, ये आपका चलता था? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें, सोशल मीडिया वगैरह? नहीं, मेरा किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं था, बस व्हाट्सएप यूज होता था, वो भी बहुत कम, मतलब बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी मैं, बहुत कम। ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ है कि जिनिशा ने अगर रात को 1 बजे सवाल हमसे पूछा है और हमने उसका जवाब अगर सुबह दिया है तो पता ही चलता था कि व्हाट्सएप को जो है शाम को ऑन कर रही है सवाल देखने के लिए, क्योंकि सुबह कोचिंग आ गई, कोचिंग में पढ़ा, फोन कहाँ है सर, अरे फोन तो घर पे छूट गया। तो पढ़ाई के इतना जुनून हो जाए ना, इतना जुनून हो जाए कि भाई पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं समझ में आए। जिस चीज का फोबिया बना करके रखे हुए हो ना कि भाई फिजिक्स बहुत टफ है, अरे नहीं टफ, पढ़ के तो देखो। इंसान से ज्यादा टफ सिलेबस दुनिया में कोई नहीं है, और आप डॉक्टर बनोगे ना तो सबसे ज्यादा इंसान को ही पढ़ोगे। इंसान का चेहरा देख करके आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसके सर में दर्द है कि पेट में दर्द है। और जैसे ही मरीज आकर के आपके पास बैठेगा और आप बोलोगे पेट में तुम्हारे कब से दर्द है, तो डॉक्टर मरीज हैरान हो जाएगा, पेशेंट हैरान हो जाएगा कि बिना बताए कैसे डॉक्टर साहब को पता चल गया कि मेरे पेट में दर्द है। बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशन आपको पढ़ना होगा पेशेंट का। तो ये सारी चीजें तो करनी होंगी, ठीक है। जिस चीज का फोबिया है आप उसी को पहले मारो। फिजिक्स का डर है, फिजिक्स को किल कर दो। केमिस्ट्री का डर है, केमिस्ट्री को किल कर दो। आपने पढ़ा है ना वो वैक्सीनेशन पढ़ा है, आजकल वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन का सीधा सीधा प्रोसीजर है। मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है कि भाई अगर जैसे आपको एग्जाम देना है आईटी देना है और आपको क्या देना है, नीट देना है, ठीक है। ये दोनों क्या है समझ लीजिए, आपके लिए एंटीजन होते हैं। और जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ते हो, ये आपके क्या है, ये क्या है आपकी, ये एंटीबॉडी प्रिपरेशन होता है। हम लोग खूब पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, और आप इसका क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स बनाते हो ना, मेमोरी सेल्स। अब जैसे ही पेपर आया, मतलब आपके ऊपर एंटीजन ने अटैक किया, आपने पेपर के क्वेश्चन को पढ़े, उस क्वेश्चन को आपने रिकॉग्नाइज किया, ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। हाँ भैया ये फिजिक्स का पेपर है, अविनाश सर ने ये पढ़ाया है, ये कंसेप्ट लगेगा, आपने उसको पहचाना, उसको सॉल्व कर दिया, मतलब
उस एंटीजन को आपने किल कर दिया तो आप उसके ऊपर विजय पा गए, आपको 4 नंबर मिल गया। इस तरीके से 180 टाइप के एंटीजन आपके ऊपर अटैक करेंगे नीट के एग्जाम में, और उस 180 टाइप के लिए आपके पास जो है पूरा का पूरा हम लोगों ने वैक्सीनेशन आपको कर दिया है पूरी तरीके से। अब चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना से बड़ा पैंडेमिक आए, आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं और आप जाकर एग्जाम को फोड़ देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है हर चीज के लिए, हर जगह के लिए। ठीक है अर्जुन, कोई सवाल आप पूछ लीजिए जिनिशा से। हाँ हेलो दी। हेलो। जैसे पिछले साल नीट में लाइक एक्सटेंड होता जा रहा था बार बार, पहले मई हुआ, फिर जुलाई हुआ, फिर सितंबर हुआ, लाइक डिले पे डिले करे जा रहे थे। तो उस समय जैसे अभी मैंने भी पिछले साल दिया था, इस साल भी दे रहा हूँ, तो उस डिले से बड़ा वो हो रहा है, लाइक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एक पॉइंट का जाके कि इच्छा नहीं होती, तो उसको कैसे टैकल करूँ? वो फ्रस्ट्रेशन उस टाइम मुझे भी था कि पता नहीं पेपर हो ही नहीं रहा है, कब तक डिले होगा। बहुत वो हो गया था कि अभी एक्सटेंड कर दिया, फिर एक्सटेंड कर दिया, तो पता ही नहीं चल रहा कब क्या होना है। तो बिल्कुल वो बट था। आप अपनी मतलब कोई भी प्रिपरेशन करें ना, हमें अगस्त के अकॉर्डिंग करनी है। अभी अगस्त में डेट आई है तो हमें सोचना है कि वो बढ़ना ही नहीं है आगे। हमारी फाइनल डेट अगस्त से, हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और कभी ऐसा लगे कि फोकस जा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा टाइम लो, एक दिन सोचो कि नहीं मुझे करना ही है, मेरे ड्रीम्स है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है। या मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तो अपनी मेडिकल कॉलेज की लाइफ के बारे में सोचो, जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत ज्यादा अच्छी होगी अपने ड्रीम्स के लिए। और बाद में जब डॉक्टर्स बनेंगे तो उसके बारे में सोचो। व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा पैशन है, मतलब जब भी ऐसा लगे कोई भी प्रॉब्लम हो, बस हमें थोड़ा टाइम देना है अपने आप को और सोचना है इसके बारे में, और वापस हमें फोकस में आना है। अगर कभी ऐसा लगे मेडिटेशन स्टार्ट कर दो या थोड़ा अपने आप को टाइम देना है। ओके दी, थैंक्स। तो ये सारी बातें थी हमारे लिए, और जिनिशा ने मैक्सिमम सारी बातें बता दी, कॉमन बात थी जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा जिनिशा ये बता दो, जो हमारे भी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कितना पेशेंस के साथ काम करना है। और आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो कि थोड़ा सा छूट गया था। वो सवाल ये है कि जब आप क्लास 10th पास करके आई थी, बहुत पुरानी बात हो गई, 3 साल 4 साल पुरानी बात, तो उस वक्त जब आपने नई नई फिजिक्स देखी, नया नया केमिस्ट्री देखा और नया नया बायो देखा, क्योंकि 10th में तो सब साइंस था। उसके बाद जैसे ही आप 11th में आए, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बुक हो गई, और वो कोई एक बुक नहीं थी, कई सारी बुक थी। केमिस्ट्री की 2 बुक 11th में हो गई, 2 बुक 12th में हो गई ना, 11th में। तो उसको कैसे, उस डर को कैसे जो है दूर किया आपने? ये थोड़ा सा, कुछ 11th वाले बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि शुरुआत में बच्चे घबरा से जाते हैं। हाँ सर, मतलब मेरे लिए भी था कि सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट्स में ये होता है कि पहले हम कंबाइंड पढ़ रहे थे, फिर हमारी अलग अलग बुक्स आ गई। फिजिक्स को देख के तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा डर लगा जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ गया। और मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमें तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए नया था। बट फिर टाइम के साथ जब उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, उनको टाइम देना स्टार्ट किया, उन पर वर्क करना स्टार्ट किया, कि मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो कहीं से वीडियोस देखी, या फिर मतलब हर चीज को समझ के, कंसेप्ट बिल्ड करके, फ्लो चार्ट्स बना के, कभी हम शॉर्ट नोट्स बना के, या मतलब उसको प्रैक्टिस करके, बार बार रिविजन करके, ये सब करके थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ हो रहा है। देखो बच्चों, मैं एक बात बताऊंगा कि एक चीज आप अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि जब नया बच्चा होता है तो एक हेजिटेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है कि कहीं सर ने कुछ कह तो नहीं देना, सर चिल्लाएंगे तो नहीं, सर डांटेंगे तो नहीं। ये जनरली होता है बच्चों के साथ। तो बच्चे क्या करें कि अपने अंदर का जो ये हेजिटेशन है वो तो पहले दूर करें, क्योंकि वी आर टीचर्स, वी आर नॉट ए क्रिमिनल कि आप हमारे पास आओगे तो हम आपका जो है
डांट देंगे, मार देंगे, सर फोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे हाथ में मार्कर होता है, गन थोड़ी होती है। इसलिए आप सब क्या करिए कि आप लोग अपना पहले फियर दूर करिए, आप लोग अपना हेजिटेशन दूर करिए, क्योंकि हेजिटेट मेक वेस्ट, एक सिंपल सी लाइन है, अगर आप हेजिटेशन करेंगे तो सिर्फ अपना नुकसान। ये लड़की बैठी हुई जिनिशा, क्लास खत्म होता था तो तुरंत पीछे पीछे भागती थी, चाहे वो फिजिक्स के टीचर हो, केमिस्ट्री में हो, चाहे हम हो, वो पीछे पीछे भागती थी। सर ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा फिर से बता। सर ये क्वेश्चंस लगाया था हमने, कल हमने 200 क्वेश्चन लगाए थे, इसमें से जो है 4 क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, सर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, इसको बता दीजिए। इवन फिजिक्स के जो टीचर थे, केमिस्ट्री के जो टीचर थे और हम थे, तो हम सबको क्या होता है ना कि ऐसे बच्चों के लिए बड़ा एक अलग सा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यार इस बच्चे का तो कुछ भी हो जाए, चाहे हमें मतलब हम खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ के हमें डाउट बताना पड़े, मैं पहले डाउट बताऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा, क्योंकि बच्चे का जो टाइम है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या पता कि उस क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद वो बच्चा आगे के 50 क्वेश्चन और सॉल्व कर ले, और हम उस बच्चे को डांट दें कि नहीं नहीं अभी हम खाना खा रहे हैं, बाद में करेंगे, तो बच्चा अब उसके इंतजार में बैठा हुआ है कि सर अब खाना खाएंगे बताएंगे, और खाना खा के भूल गए, और बच्ची डर की वजह से पूछ नहीं पा रही है। तो ये सारी चीजों को दूर करना है आपको। जब भी जो कोई भी डाउट आए आप व्हाट्सएप कर दें, हमसे डायरेक्ट पूछते हैं, जितने भी टीचर बैठे हैं। अगर उस वक्त टीचर आपका टीचर रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग सब वही हैं, जैसे ही अगर ऑनलाइन रहेगा टीचर, अगर देख लिया आपके डाउट तो तुरंत बता दें, इतनी सिंसियरिटी तो है हम लोगों में। और जैसा कि मैंने जिनिशा ने बताया कि पूरे लॉकडाउन में हमने सारे डाउट किसके क्लियर किए थे, और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होता रहा है। डिस्ट्रैक्शन देखिए आम बात है सबके साथ, इवन हम सब टीचर्स हैं, जैसे कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाने के अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं, वो भी डिस्ट्रैक्शन अगर कभी होता है किसी दूसरे काम से, तो हम क्या करते हैं, नहीं ये जो हमारा पहला काम है उस पर हम फोकस करते हैं। क्योंकि अभी ये लड़की एमबीबीएस कर रही है, एमबीबीएस में क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे भैया, एनसीईआरटी पढ़ करके वहां पर पहुंचना ये तो पहला स्टेप ही है। पूरी रात हमने कुछ डॉक्टर्स को हमने देखा, सैकड़ों डॉक्टर हमारे हैं, एम्फिटामाइन खा के जो है रात को जो है लेके जो है पूरी रात जा करके उसकी अपनी एनाटॉमी क्लियर कर। एनाटॉमी का जो भूत होगा ना फर्स्ट ईयर में, वो ऐसे सर पे मंडलाएगा जैसे बेताल 25 पे जो है वो बेताल लगा हुआ था, वो कौन सी कहानी थी मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा एग्जैक्टली उस तरीके से। तो बेटा पहली चीज है बस, जैसा कंक्लूजन है यही है कि कंटिन्यूटी, देखिए 3-4 चीजें हैं, पहला डिसिप्लिन तो है ये, दूसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसके बाद जो है डेली प्रैक्टिस, 3 घंटे जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं और जो हमारे ये नीट रिपीट करने वाले बच्चे हैं, वो जिनको नीट का एग्जाम देना, 24 घंटे में से 3 घंटे का टाइम जो होगा वो 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, वो अपना टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर उठा करके 10 साल का 8 साल का जो भी प्रीवियस ईयर का टेस्ट है उसको कंटिन्यू देंगे, आईटी का टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट का टेस्ट वो देते हैं, ताकि 3 घंटे बैठने की एक आदत बनी रहे। पता ही चलता 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है, डायरेक्टली नीट के एग्जाम में बैठे, आईटी एग्जाम में बैठे, 2 घंटे के बाद कमर में दर्द हो गई, सीधा होकर कमर सही कर रहे हैं, पता चला 10 मिनट इसी में खराब हो गया हमारा। तो आदत हमारी बननी बहुत जरूरी है, जब तक आदत नहीं बनेगी किसी चीज की तब तक ये ठीक नहीं रहेगा। तो आकाश सर हैं हमारे और माधव सर भी हैं, तो सर मीटिंग को यहाँ पर थोड़ा सा जिनिशा को फ्री कर दिया जाए। यस सर, वो ज्यादा बेटर रहेगा, जो है ना, मतलब कंक्लूड हो गई मेरे ख्याल से सारी बातें। आकाश सर, जिनिशा बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। आज आपको पता है जिनिशा की 2 बजे तक जो है एमबीबीएस की क्लास चलती है, उस क्लास के बाद इतना एग्जॉस्टेड होने के बाद इन्होंने आपके लिए इतना टाइम निकाला, 1 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फिर जो है ये आपके पास आई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। ठीक है, और फिर जैसे कोई क्वेरी रहेगी तो हम बच्चों से कोऑपरेट करवाएंगे आपको। ठीक है सर, एक सेल्फी ले लें क्या सारे लोग, जो कैमरा ऑन कर सकते हैं एटलीस्ट ऑन कर लें कैमरा। हाँ सर बिल्कुल कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट फ्रेम में जिसको आना है वो ऑन कर लेंगे। हाँ ओके सर, डन, चलिए सर, बढ़िया। ठीक है जिनिशा, आप जाइए आराम करिए, लंच वगैरह कर लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू अगेन।
बाकी बच्चे रुके रहेंगे बेटा, सभी बच्चे रुके रहेंगे। यस स्पेशली 3-4 बच्चे हमारे हैं, वो तो स्पेशली रुक रहे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। जैसे हरित है, रमा है, और क्या नाम है, मिहिर है, ठीक है, और कौन कौन से बच्चे, और 11th वाले बच्चे, कोई भगेगा नहीं, शगुफ्ता और जो है क्या नाम है, और 12th वाले बच्चे हैं सुहानी, मुझे तो ठीक है, सभी लोग रुके रहेंगे। सर आकाश सर, अतुल सर, अविनाश सर, बच्चों को जो है कुछ एड्रेस करना है या मिहिर से कुछ आपको कहलवाना है? सर एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं अभी। तो जैसे एक टॉपर बच्चे से मिलवाया हम लोग ने, तो एक कॉमन ये सेशन कर लेते हैं कि जो बच्चे करेंटली हमसे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ने में अच्छे हैं वो लोग, या और जो भी बोलना चाहे वो भी बोल सकते हैं। हमें ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि हमें इन्हीं को बोलना है बोलने के लिए, ठीक है ना। तो वो अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में हाउ दे हैव बीन थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज, और हमने उनकी क्या मदद करी है और वो कितना सेटिस्फाइड है हमसे, तो अपने बारे में बता सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो मैं मिहिर को सबसे पहले बुला लेते हैं। मिहिर इज फ्रॉम IIT बैकग्राउंड, और इनका वीडियो नहीं देखा है बच्चों ने, तो इसलिए भी बेटर रहेगा ना। मिहिर, तो आप अपने बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो मेरा नाम मीर है और मैं अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ और अपनी इंटीग्रेट जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तक्षशिला के साथ। तो कहते हैं मैंने पिछले साल मिड में ज्वाइन करा था, तो लॉकडाउन का पीरियड था, तो कहते हैं जो स्कूलिंग थी वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो डिसीजन तो क्लियर था कि IIT करना है। तो मेरे को डेमो क्लासेस ली थी मैंने, तो अच्छा लगा मेरे को, मैंने ज्वाइन करा। तो स्टार्टिंग में तो कहते हैं सब ठीक चल रहा था, फिर देन कहते हैं थोड़ी फिजिक्स में प्रॉब्लम आई। केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था, तो फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन अब वो कहते हैं बिल्कुल केमिस्ट्री ज़्यादा फिजिक्स से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं है, तो ऐसा लगता है। तो वही बात कि बस प्रैक्टिस लगनी चाहिए, और जो हमारे टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये कहते हैं जैसे फिजिक्स के मैंने बोला अभी कि कहते हैं जो भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो अविनाश सर की वजह से ही हुआ है। और जो मैथ्स तो मैंने पढ़ी थी लॉकडाउन में, तो इसलिए अच्छी लगती थी मैथ्स, और केमिस्ट्री इंटरेस्ट था ही पहले से ही। ओके सर, मैं एक सेकंड का टाइम लूंगा। अविनाश सर से बात कर लेते हैं। अविनाश सर ने बात नहीं करी अभी तक। दोनों बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनको अविनाश सर डील करते हैं या बात करते हैं जिनसे। अविनाश देखिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक, कई लोग, मेन मुद्दा है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका इंट्रोडक्शन इसलिए रखा गया ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। ठीक है, जैसे रमा है, मिहिर हैं, और कुछ नीट वाले स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो वो अपने एक एक 2 लाइन अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। देखिए, समझदार इंसान वही होता है जो सामने वाले एक्सपीरियंस का फायदा उठाए। ठीक है, वो इंसान बेवकूफ होता है, वो कहता है कि पहले मैं एक्सपीरियंस ले लूं फिर मैं कहूंगा कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। हमेशा सर, एक बेस्ट एग्जांपल इस देश के सबसे बड़े जो महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, ये उनका कथन आपने दोहराया, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति का अगर एक्सपीरियंस हम ले करके और अपने काम को और एफिशिएंट तौर पर करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है अकलमंदी होती है, इसको बेवकूफी नहीं कहते। हाँ, ये तो जैसे बहुत बड़ी मसूद बात सर ने आपने कह दी। कहा, तो एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हाईवे में आप कार ड्राइव कर रहे हैं रात के समय, तो सामने वाले कार ने अगर ब्रेक लगाया तो उसको झटका लगा तो वो अपनी कार की स्पीड को तुरंत धीमा कर लेते हैं। एक्सपीरियंस उसको हुआ है लेकिन कार की स्पीड आपने कम कर ली, क्योंकि पता है कि आगे गड्ढा है, वो गड्ढा आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको जो झटका लगा, झटके से आपने समझ लिया कि मेरे कार को भी डैमेज हो सकता है, मैं अपनी कार की स्पीड को कम कर लेता हूँ। ठीक, तो इसी तरीके से जो फैकल्टी होता है, ज्यादातर न्यू स्टूडेंट में ये थोड़ी सी कमी होती है कि वो सोचता है कि फैकल्टी तो उनका आदत है क्योंकि वो लेक्चरर हैं, इनके तो लेक्चर देने की आदत है। फैकल्टी बोलेगी तो लेक्चर ही देगी, और लेक्चर को लेक्चर की तरह सोचेंगे तो उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आता, ना ही मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई फैकल्टी वो चीज बोलती है ना कि हाँ बेटा एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, उसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साथ साथ में आप लोगों का भी एक एक्सपीरियंस है। जैसे अगर आप लोगों को 1 साल हमने पढ़ाया तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस मैंने लिया कि हाँ रमा को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मिहिर को क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने कैसे उस चीज को शॉर्ट आउट किया, तो उन सब का भी एक्सपीरियंस मैंने अपने अंदर रखा।
तो ऐसी अगर 10-12 साल की जर्नी हो गई है तो वो पूरा एक्सपीरियंस हम लोग हर एक साल हर एक स्टूडेंट को बताते हैं, ठीक है। तो इंसान नहीं समझदार हो गए तो उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो न्यू स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे भी जिनीशा जैन ने जो बातें कही, बिल्कुल सब बातें मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता थी। ऐसी कोई ऐसी भी एक ऐसी बात नहीं कही जो आपको नहीं पता थी, सब लोग कहते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा इसलिए रहा क्योंकि वो आपके हम उम्र हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो रिसेंटली उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, इसलिए उनकी बातें ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल लगती हैं, ठीक। इसलिए हमेशा तो एक्सपीरियंस होल्डर और एक जो यंग एज होता है, दोनों को हमेशा साथ में रखा जाता है। तो इसलिए जो जिनीशा जैन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसको अपने जहन में डालिए और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। गलत चीज है तो उससे बचना है, जो सही चीज है उसको फायदा उठाना है। ये चीज हमें सीखनी है। और जैसे कि आकाश सर ने कहा कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में दोनों को डील कर रहा हूँ, तो दोनों में पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफर हो जाता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ाना है किसी भी चीज को लेके। लेकिन हाँ, कोई कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी मिल जाते हैं जिसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट में बहुत डिटेल की आवश्यकता है, क्योंकि जेई एडवांस और नीट दोनों अलग हैं, दोनों में फिजिक्स पढ़ना है। तो नीट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है नीट स्टूडेंट्स को। इंजीनियरिंग वालों को नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेडिकल वाला स्टूडेंट कहे सर आज मैंने 1000 क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियरिंग वाला कहे कि आज मैंने 50 क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन सब एडवांस लेवल वाले, बहुत अच्छी बात है। अगर इंजीनियरिंग वाला बोला कि मैंने भी 1000 क्वेश्चन लगाए हैं, मतलब कि वो सही ट्रैक पे नहीं जा रहा, वो अब मेंस के ट्रैक से बाहर हो गया है। अब वो आईटी के बारे में नहीं सोच पा रहा, वो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख रहा है, क्वांटिटी को देख रहे हैं, क्वालिटी को नहीं देख रहे हैं। और मेडिकल में क्वांटिटी को देखना है, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ानी है आपने, क्योंकि 45 मिनट्स 45 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो यंग एज वाले होते हैं उनकी बातें ज्यादा, एक्सपीरियंस उनको लेने से ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे जिनीशा जैन ने जो बातें कही वो आपको अच्छा लगा, इम्पैक्टफुल लगा, ठीक। तो वैसे ही मैं कुछ कहूंगा कि जो कुछ और भी स्टूडेंट हैं हमारे, मैं रमा को कहूंगा कि वो अभी 12th से पास आउट हैं, तो वो अपना थोड़ा सा जर्नी बताएंगे। हमारे साथ बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अक्टूबर से अब तक का लगभग 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं। उनकी क्या जर्नी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, एक एक दो दो लाइन शेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, वो आकाश सर करेंगे आखिरी में, ठीक है। थैंक यू सो मच रमा। थैंक यू सर। सर कहाँ से बिगिन करूँ, लाइक बोर्ड्स का बताना है या कैसे? बेटा लेकिन मेन है 11th वाले स्टूडेंट। 11th होता है ना कि बस जस्ट बच्चे अभी खड़े होने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो खड़े होते हैं तो लड़खड़ाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं सारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये रमा वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट, और ये जिस स्कूल से हैं उस स्कूल में ये अपनी टॉपर रही है क्लास 12 बोर्ड में। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लास 12 में टॉपर रही होंगी थी तो क्लास 11th में टॉपर तो रही रही होगी, है ना। तो ओवरऑल इनका एकेडमिक्स बड़ा अच्छा रहा है अभी तक के 12th के जो है सिनेरियो में। तो बेटा आपको ये बताएंगे कि एक जो बच्चा 10th में टॉप किया, उसके बाद 10th के बाद जब वो 11th में आया, 11th में जब उस बच्चे ने जो है अपने बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी की, तो उन्होंने क्या क्या फेस किया शुरुआत में, इस चीज को एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि हमारे जो नए बच्चे 11th वाले हैं ना, थोड़ा सा घबरा से रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दिया है, तो वो भी बोर्ड एग्जाम का इनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो धन्यवाद हमारी सरकार का, सरकार ने जो है सबको एग्जाम्प्ट कर दिया, सीबीएसई वालों को, है ना। सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन अब जब बढ़ने का मौका आ रहा है तो बच्चे घबरा रहे हैं। तो आपकी इस घबराहट को दूर करेंगे आपकी रमा दीदी। ओके, थैंक यू सर। सो अगर 10th से ही बिगिन करें तो 10th में आई वाज नॉट सो गुड कि सब कुछ अच्छा, ऑल्दो आई गॉट 95% इन 10th, बट जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है ना कि वी न्यू एवरीथिंग, तो वो नहीं था। 11th में बहुत सरप्राइजिंग बात लगेगी आप सभी को, इंक्लूडिंग टीचर्स को भी,
मुझे जब मैंने 11th में एडमिशन लिया पीसीबी में, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि नीट क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था कि नीट क्या होता है और पीसीबी में क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज ऑनेस्टली 10th में जो एक गाइडेंस होती है, मोस्टली बच्चों को 10th तक ही पता चल जाता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। 11th में पीसीबी लिया, स्कूल में जाने के 2 वीक्स बाद हमारा बायो का ओरिएंटेशन हुआ, जो सभी का होता है, सभी सब्जेक्ट्स का। वहां पर मुझे पता चला कि नीट क्या होता है, एम्स, एएफएमसी, मतलब इस सब चीजों के बारे में। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि चलो इसी में ही, क्योंकि वो जो ओरिएंटेशन हुआ था वो 2 वीक्स बाद हुआ था, और तब से मेरे को इंटरेस्ट होने लगा था। इनिशियली फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट मेन था, तो उसके बाद बायो और केमिस्ट्री भी अच्छा लगने लगा, तो मैंने सोचा कि यही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 11th में माय परफॉर्मेंस, मतलब समझ लो कि पासिंग मार्क्स आते थे मेरे स्टार्टिंग में, बिकॉज वही सबके साथ होता है कि 10th तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट 11th में आके एक शौक सा लगता है सभी को, बिकॉज लेवल जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो मेरे साथ भी था, बट ये है कि इवेंचुअली धीरे 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 लगे रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ में आप कह सकते हो कि हमेशा से बॉर्न टॉपर वाला चीज रही है। मैं क्लास 3rd से ही मैंने क्लास टॉप की है, बट 11th में आके ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो मेरे से भी ज्यादा बहुत लोग हैं, और लिटरली वहां पे आके मेरे को पता चला कि कंपटीशन कितना है। और वो भी चीज शायद ही एक फेज 1 था जब मेरे को पता चला, बिकॉज 11th-12th के बाहर भी बाकी बहुत कुछ है। तो यही है कि अपनी जो होप्स हैं उनको मत कम होने दो, ठीक है? अपना स्टेमिना, अपनी जो डेडिकेशन है वो बस लगे रहो, आपको कभी ना कभी रिजल्ट मिलना ही है। तो 11th निकल गया, देन 12th में मैंने सेल्फ ही करा, 11th भी सेल्फ करा, और 12th में मेरे 96.6%। तो 12th तो सेल्फ निकल गया। और तक्षशिला जो है, मैंने नीट के लिए, ये मेरी पहली कोचिंग है जो मैंने ज्वाइन की है। ऑल्दो दिस इज माई ड्रॉप ईयर, बट ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने नीट की कोचिंग ज्वाइन की है। और ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत कुछ, फिजिक्स तो मेरे लिए इतनी मतलब इजी, ऑलरेडी मेरे को इंटरेस्ट था, बट जैसे कि बोर्ड के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स नहीं बताते हैं इतने सब कॉन्सेप्ट, तो अब वहां पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, प्लस मैं कर भी पा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी आ रहा है कि अंदर से हाँ हो रहा है। तो दूसरा, जितने पेशेंट और हार्ड वर्किंग टीचर्स मैंने यहाँ पे मुझे मिले हैं, अविनाश सर हैं, वो हर एक क्वेश्चन को, मतलब जब तक समझ नहीं आता तब तक वो, आप उनसे कभी भी पूछो, वो आपको हमेशा सेटिस्फैक्टरी आंसर देते हैं। तो यही है। और दूसरा एक चीज और मेरे साथ बहुत होती थी कि अब मुझे फिजिक्स अच्छी लग रही है तो मैं बस फिजिक्स ही फिजिक्स कर रही हूँ, मुझे बायो अच्छी लग रही है तो मैं बायो ही बायो। तो ये चीज नहीं करनी है। अगर आप कंपटीशन के लिए एम करके रखे हुए हो तो तीनों चीजों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छी बात है, आप उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा फ्री टाइम में पढ़ लो, बट ये भी समझो कि तीनों सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और बायो तो नीट वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज्यादा वेटेज रखता है, तो मतलब अपना जो भी टाइम है वो अकॉर्डिंगली डिवाइड करना चाहिए। थैंक यू रमा। थैंक यू रमा। तो देखिए, अभी मेडिकल वालों स्टूडेंट का लगभग एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया। रमा ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया और ये जिनीशा जैन भी अपना एक्सपीरियंस बता चुकी हैं। तो ये हम लोग एक हाँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को उठाते हैं, वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा सा मोटिवेट या अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, पिछले लास्ट साल की हमारी जर्नी क्या रही, हमें कैसे फोकस करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए मैं प्रखर को कहूँगा कि वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये ही इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर इंस्टीट्यूट और इनकी 1 साल की जर्नी हो चुकी है। ये 12th आईटी के स्टूडेंट हैं। प्रखर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। प्रखर बेटा, वीडियो ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए। 1 सेकंड सर। हाँ बेटा, तुम दिखने लगे हो, दिख रहे हो बेटा, दिख रहे हो। हाँ सर ठीक है। तो कुछ नहीं, मैं तो जब 11th में आया था तो वही है कि शुरुआत में तो ऑब्वियसली 10th के बाद तो सभी को पता है, शुरुआत ही बता रहे हैं कि एकदम से काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे तो काफी डिफिकल्ट लगा था और मेरी पोजीशन भी बहुत डाउन हो गई थी, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। और जो स्टार्टिंग में चीजें रहती है ना, वो मतलब कंसेप्ट आने लगते हैं। पहली बार केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही नई सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसा लगता है हमें लगता है कि 3 सब सब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री एकदम नया ही सब्जेक्ट लगता है
क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो पहले पढ़ी होती। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी 10th तक, बस 4 रिएक्शन होती थी, सोडियम से NaOH से NaCO3 बन गया, बस काम खत्म, कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आके। अब और धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती हैं 11th में आके, तो इसी में मेरे को दिक्कत आ गई। और फिर लेकिन उसके बाद वही है, धीरे धीरे सर पे बिलीव रखना है कुल मिला के, तो समझ में आने लगेंगी चीजें। और जितना भी मेरे को समझ में नहीं आता था, और जो जो प्रॉब्लम्स आती थी उसके लिए 100% जो रिस्पॉन्सिबल था वो मैं था, क्योंकि जो जो सर काम बताते थे वो मैं तब नहीं किया। अविनाश सर ने, मुझे याद है जब NLM से उन्होंने शीट देना चालू की थी, उन्होंने कहा था कि रोज कुछ कुछ क्वेश्चन, और ये इतना ही बताते थे जितना इजीली पॉसिबल है। मतलब वो अभी भी मुझे पता है, अगर मैं करना चाहता इजीली कर सकता, लेकिन तब मैंने नहीं किया, इसलिए उसमें मार्क्स कम आए। ऑब्वियस सिंपल सी इक्वेशन थी वो। तो उसके बाद वही जब हाँ, तो ये दिक्कत रहती है, और बाकी कुछ तो सिलेबस भी टफ रहता है, इसलिए 11th में दिक्कत आती है कुल मिला के। बाकी सर तो है ही बढ़िया, अगर उनका अब गाइडेंस। देखिए, मैं इनका एक्सपीरियंस बताता हूँ प्रखर का। स्टार्टिंग में इनकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डरावना सपने की तरह था। ठीक है, इनको केमिस्ट्री से बहुत भागते थे कि केमिस्ट्री में सर समझ ही में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने भी इनको अपनी तरफ से मोटिवेट किया कि नहीं, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। आकाश सर ने भी कहा कि केमिस्ट्री के टाइम निकालिए। तो जब इन्होंने पर्सनली अतुल सर से कहा कि सर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो अतुल सर ने इनके 1-to-1 इंटरेक्शन किया कि अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको पहले मेन टाइम देता हूँ अलग से। ठीक है, और मैं तो कहूँ कि इतने फैकल्टी हैं, लेकिन अतुल सर जो केमिस्ट्री वाले सर की जो खासियत है कि ये मतलब मॉर्निंग में भी क्लास लेते हैं। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट लेते हैं सुबह 6 बजे क्लास। आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी कोचिंग में कोई भी सुबह 6 बजे क्लास नहीं लेता। ये रियलिटी है, फैक्ट है। अब हिंदुस्तान के हर एक कोचिंग में जाके कॉल कर लीजिए, जो आपके कलीग या जो भी फ्रेंड लोग हैं, फोन करके पूछ लीजिए क्या आपकी सुबह 6 बजे क्लास चल रही है क्या? बोलेगा नहीं, 8 बजे से चलती है। अर्ली मॉर्निंग मतलब 8 बजे। ठीक है, तो मैं तो अतुल सर का हेड्स ऑफ कहूंगा कि सुबह 6 बजे मैं भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो उनकी ये खासियत है, उनका पर्सनल इंटरेक्शन बच्चों के साथ बहुत अटैच हो जाता है। तो उनको ये रहता है कि हाँ, जो भी चीजें हैं मैं कितनी आसान तरीके से समझा सकूं। क्योंकि मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो मैं इंजीनियरिंग वालों के लिए खास तौर पे बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट अगर कहूँ तो उनके लिए केमिस्ट्री रहता है। वो केमिस्ट्री से भागते हैं। इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है? जो लॉजिकल वे में सोच पाए, जो चीजों की एनालिसिस कर पाए, वो होता है इंजीनियर। ठीक, इंजन वर्ड ही तो बना है। अगर आप सीधे से अगर उसकी वर्डिंग को ही पकड़े, इंजन, इंजन से बना है इंजीनियर। मतलब कि इंजन के पीछे बोगियां चलती हैं। तो जिसकी एनालिसिस स्ट्रांग होगी, तो किस समय कौन सा निर्णय लेना है, यही तो राजा होगा। राजा ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी उठा के राजा बना दिया और उसके पीछे पूरी जनता चल रही है। शेर शेर होता है, उसकी एनालिसिस पावर बताए, कोई नहीं पकड़ सकता कि किस समय झपटा मारेगा, उसकी छलांग कितनी दूर तक होगी ना। और पेशेंस, उसमें इतना सब्र होता है कि बिल्कुल पानी में जो ठहराव होता है कि नदी जैसे रुक सी गई हो, वो वैसे घंटों तक एक जगह एक ही पोजीशन पे बैठ सकता है बिना पलक झपकाए। ठीक, और जब अपने शिकार पे छलांग मारता है तो पूरी पावर के साथ मारता है कि वो शिकार अब उसके हाथ से निकले ना। तो इंजीनियर, या मैं कहूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या होता है? ठहराव होना चाहिए, जो कि आजकल के स्टूडेंट में नहीं है। आजकल के स्टूडेंट में क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कैसे गलत फायदा? एक क्वेश्चन हुआ, डिफरेंशिएशन ही मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन दिया, सर मेरे को समझ में नहीं आया, इसका आंसर बताओ। सर मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को इसका आंसर बताओ। अरे थोड़ा सा ठहरा, पेशेंस तो रखिए, एक बार तो ट्राई कीजिए। नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई कीजिए। ठीक, आपने क्या है, अगर मेरे को नहीं आया तो मेरे को सोल्यूशन ऑन द स्पॉट चाहिए। यहाँ पे अगर आपने सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट ढूंढने वाली टेक्निक लगा दी, आप लोग तुरंत, क्वेश्चन नहीं आया बायो का, तुरंत गूगल में मारा टाइप और आंसर मिल गया, ये होता है आंसर। आपने सोचा नहीं उसके पीछे, तो टीचर ने पढ़ाया उसके पीछे एनालिसिस नहीं लगाई, तो आप शेर नहीं बनेंगे, गीदड़ बनेंगे। गीदड़ हमेशा भीड़ में चलता है। ठीक है, तो अगर शेर, मतलब शेर वही होता है जो कंपटीशन क्वालिफाई करेगा, कंपटीशन वही क्वालिफाई करेगा तो भीड़ से अलग होगा। भीड़ तो 15 लाख की स्टूडेंट की है, अब अगले साल 20 लाख हो जाएगा।
20 लाख में से 30-40 हजार लोगों का ही सिलेक्शन होना है। तो आपको शेर बनने के लिए ठहराव, पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। पेशेंस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर से ट्राई कीजिए। आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। लेकिन अगर 10वें दिन अगर उस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने खुद डेवलप किया है उसको कोई भगवान भी आपके दिमाग से इरेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बता दिया, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे आप। अरे सर ने कौन सा स्टेप बताया था, इसके बाद सर ने इसके पीछे क्या कहा था। आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए ना। तो यहाँ पे सभी फैकल्टी ये चाहती हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा ठहराव आए। और खास तौर पे मैं, अगर जितने मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं कभी आंसर नहीं देता। मैं सिर्फ हिंट दे के छोड़ देता हूँ, किस डायरेक्शन में सोच के देखो। देखो अगले दिन तक आंसर आ जाएगा। अगले दिन भी नहीं आया तो डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस डायरेक्शन में सोच के देखो। और तीसरे दिन वो खुद ही बता देते सर दोनों डायरेक्शन में नहीं सोचा था, ये आंसर था। तो सोचना स्टार्ट किया तभी तो डायरेक्शन को मेरे को पुश करना है आपको। ठीक है, चलने का काम आपका है। रहा यहाँ पे जितने फैकल्टी हैं सब आपको पुश कर रही हैं, लेकिन चलेंगे तो आप ही ना। अब वो शायद जैसे कहते हैं कि अंगारों पे चलने का काम आता है। ये जो 2 साल की जर्नी होती है ना, 1 साल की जो जर्नी होती है, एक अंगारे की तरह है। अंगारों पे पैर आपको रखना है, और अंगारों पे पैर आज रखेंगे तो अंगारों को पार करने के बाद जो ठंडक और जो खुशी मिलेगी, उसका अंदाजा सिर्फ आपको और आपके पेरेंट्स, थर्ड किसी पर्सन को नहीं हो सकता। क्योंकि फैकल्टी तो हर बार, फैकल्टी की 2 साल की मेहनत बस एक पल के लिए रहती है। महसूस सर हमेशा कहते हैं ये बात, उन्हीं की बात मैं दोहरा रहा हूँ कि फैकल्टी की जो खुशी होती है वो एक पल की होती है जब स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, और उसी लम्हे के लिए वो 2 साल मेहनत करता है कि वो लम्हा मेरे को मिले। क्या रहा, मैंने क्वालिफाई किया टॉप 100 रैंक में। बस वो जो जिस समय रिजल्ट आएगा ना, उस समय की जो 2 पल की खुशियां होंगी, वो चारों फैकल्टी की आंखों पे नजर आएगी। तो फैकल्टी बोलता नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ मैंने जो मेहनत की कहीं ना कहीं जाके आज साकार हुआ। फैकल्टी बस यही चाहती है आप लोगों से, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती है। हर एक अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। मैथ्स वाले सर अपने फील्ड में, बायोलॉजी वाले सर जनीशा ने इतनी तारीफ की, मतलब कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीजें होंगी ना। अतुल सर, ठीक। तो लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा, फैकल्टी पे विश्वास। मेरे को अपने जैसे कि जो नवजात शिशु होता है ना, जो बच्चा पैदा लेता है, वो उंगली तुरंत पकड़ लेता है अपने पिताजी की चलने के लिए। उसको ये नहीं पता कि मेरे को पिताजी आगे चल के गड्ढे में गिराने वाले हैं या बिल्कुल स्मूथली मेरे को रन करवाएंगे। वो नहीं जानता कुछ। उसने बस, तो वो तो बिल्कुल मासूम दिल का है, उसने बस उंगली थाम ली है कि मेरे को पिताजी जहाँ लेके जाएंगे वो सही राह पे लेके जाएंगे। अगर मैं डगमगाऊंगा भी तो सबसे पहले अपने आप को चोट भली आ जाएगी, मेरे को चोट होने नहीं देंगे। वो इस खुले दिल से पिताजी के अपने हाथ थामता है। लेकिन आजकल के बच्चे इतनी ज्यादा, मैं कहूँगा स्मार्ट या ओवर स्मार्ट कहें, वो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी फैकल्टी का अगर आपने हाथ थामा तो कहेंगे सर ये चीज तो होता नहीं, गूगल बाबा ने तो कुछ और कहा था। ठीक है, अब वो गूगल बाबा को सही मानने लगे हैं। बेटा गूगल पे आंसर कौन देता है? हम जैसे गूगल। आप लोग फैकल्टी या स्टूडेंट के आंसर डालते हैं। तो आपने कैसे कह दिया कि वो इंसान जिसने आंसर डाला है वो सही है, या जो इधर बता रहा है आपको गलत है? उसमें क्या होगा, डायलेमा में रहेंगे। आप गूगल पे ही विश्वास करते रहेंगे। एट द लास्ट जब सिलेक्शन ही होता ना, तब जब समय निकल गया तो उसके बाद क्या फायदा? उसके बाद पछताने से क्या फायदा? कहते ना कि जब खेत चूक गई तो पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसका तो प्रिकॉशन पहले से लेना पड़ेगा ना। अगर आपने चारों फैकल्टी का हाथ थामा है तो थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखेंगे तभी आपका फेथ होता है, तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। आपको जब तक फेथ नहीं होगा फैकल्टी पे, अतुल सर पे नहीं होगा, बसु सर पे नहीं होगा, मेरे पे नहीं होगा या आकाश सर पे नहीं होगा, तो हम लोग बताओ उस सब्जेक्ट को सीख नहीं पाएंगे। और सब्जेक्ट को सीखने के लिए मैंने कहा नवजात शिशु बन जाइए। नवजात शिशु बन गए, आप देखिए सब चीजें, जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता उसको सिखाना आसान होता है। जिसके दिमाग से पहले से कुछ है उसको वॉश करके दोबारा उसमें फिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है।
इसलिए मेरे को पता है 11th और 12th वाले स्टूडेंट को सिखाना आसान लगता है, लेकिन जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, उसको सिखाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, उनका सामना करना पड़ता है शुरू में मेरे को, क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ, वो लोग कहते हैं कुछ, क्योंकि वो अपनी बात पे रिजिड हो जाते हैं। नहीं 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 सर, ये तो बिल्कुल ही सरासर आपने गलत ही बता दिया। तो वो शुरुआत में रहता है, उसको मैं भी इंजॉय करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, जब दो लोग भिड़ते हैं तो हमेशा रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। मैं पढ़ाता रहूं, आप लोग बस सुनते रहें, तो रिजल्ट कभी नहीं अच्छा निकलेगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर होनी चाहिए, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। गलत साबित कीजिए ना फैकल्टी को, अगर आप कह रहे हैं कि गलत है तो आपके पास प्रूव होना चाहिए। प्रूव नहीं कि गूगल बाबा मत कहिएगा कि गूगल बाबा ही प्रूव है, आप अपनी तरफ से प्रूव करके दिखाइए कि ये चीज गलत है। ठीक है सर, दो तीन चीजें यहाँ पर, दो बातें हम बता करके कंक्लूड करते हैं मीटिंग को, है ना सर? तो दो चीज मैं बताऊंगा जो बच्चे हमारे नए हैं और उनके लिए भी, जो अभी नीट का एग्जाम देंगे, जो 12th का बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए। बेटा देखिए, अब सब कुछ तो चल रहा है अपना बहुत अच्छे से, आप प्लीज दो चीजों को अवॉइड कर दीजिए अगर आपको अपने माँ बाप के लिए जिंदा रहना है तो। पहली चीज तो ये है कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सबको आप बंद कर दीजिए प्लीज। ये हम सभी टीचर्स की तरफ से आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यहाँ से आता है। हमारे घर में कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है टिकटॉक वीडियो बनाए और टिकटॉक वीडियो बना करके उसको शेयर करे, कोई नहीं चाहे, कोई पेरेंट्स नहीं चाहे, क्योंकि आपको क्या करना है, आईटी क्वालिफाई, नीट क्वालिफाई करना है, ठीक है? ज्यादा बात लंबी नहीं। सोशल मीडिया में जैसे आपका इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें आप बंद कर दिए, ट्विटर हो गया, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है कि बस अकॉर्डिंग टू योर मेंटर, जो आपके टीचर्स हैं, उनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हो ना? कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई उस रूल को फॉलो कर करके मर जाओ। और कुछ बच्चे बड़े अजीब से होते हैं, कुछ ख्याल आते हैं, क्योंकि ये जो आपकी एज है 15, 16, 17 साल वाली, क्योंकि इस वक्त हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज्यादा होते हैं, उस वक्त आपके अंदर एग्रेशन भी रहता है, डिप्रेशन भी आ सकता है, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। इसलिए थोड़ा सा फैमिली के साथ रहिए, और आपकी अपनी सराउंडिंग ऐसी मत बनाइए जो कि आपको हमेशा छोटा समझे, या आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो उम्मीदें हैं, जिसके हिसाब से आप अपना काम करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा डिमोटिवेट करता हो। तो ऐसे लोगों से आप अकेले बैठ जाइए, अपने साथ रहिए, किताबों के साथ वक्त गुजार दीजिए, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ मत वक्त गुजारिए, चाहे वो आपके बचपन का दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है? क्योंकि हर व्यक्ति का आप जवाब देते देते थक जाएंगे, कितनों का जवाब आप देंगे? बड़ी सिंपल सी बात है ना कि भाई आपकी एक रिश्तेदार है और आपकी मम्मी से कहती है, पड़ोसी से कहती है, अरे भाई वो फलां की बिटिया है, वो तैयारी कर रही है, अरे नीट में तो बहुत से लोग तैयारी करते हैं, हर साल 20 लाख बच्चे बैठने का, सबका होता है क्या इनकी बिटिया का हो जाएगा? क्या इनकी बिटिया का भी नहीं होगा? देखो बेमतलब का बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटे को पढ़ाएं, बेटा तो आवारा है, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। तो आपको वहां पर पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको चुपचाप वहां से उनको क्या समझ लेना है कि रास्ते का पत्थर था, आपने लात से मार के किनारे करते, और आप चुपचाप अपनी स्टडी टेबल पर आ जाइए कि अब आप ये सोचिए कि इनका मुंह कैसे बंद करवाना है। और इनका मुंह आप सेलो टेप से नहीं बंद करवाएंगे, इनका मुंह आप बंद करवाएंगे जब आपके पास आईआईटी का एंट्री होगा, एंट्री पास होगा, आपके पास जो है मेडिकल कॉलेज का आईडी कार्ड होगा, उसी से आप मुंह बंद करवा सकते हैं, और कोई वजह नहीं है और कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात कहनी है, और इसमें जो है हमें और कुछ नहीं कहना है। बाकी और भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, तो सर हम चाहते हैं इसको कंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को काफी अच्छी बातें भी बता दी हैं। बताइए सर। यस सर, क्लासेस भी हैं सर बच्चों की 4:30 से। आकाश सर, एक बस बात मैं कहना चाहूंगा, जी बस न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों, आप लोगों से बस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो 10th के बाद जो नए बच्चे आए हैं, आप लोगों ने अब तक जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो मैथ्स पढ़ा है। मैं भी जब तक था 10th में, क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा तो साइंस सब्जेक्ट था ना, हम लोग साइंस ही कहते थे, और साइंस में तीनों चीजें आती थी, फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री भी आता था, और आपका बायोलॉजी भी आती थी। और बायोलॉजी के दो और पार्ट अलग, जूलॉजी और बॉटनी, जो कि आपके 11th में हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारी जो साइंस सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
तो जब हम लोग 11th में नए नए आते हैं तो मेरे को लगता है कि इससे मैसिव सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है। मैं भी जब पढ़ के जब 11th में आया था, मैं भी सोच रहा था मैथ्स है, साइंस क्या है, ये तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ना ही मेरे को फिजिक्स की नॉलेज थी, ना ही केमिस्ट्री की नॉलेज थी, ना ही बॉटनी, ना ही जूलॉजी, ठीक है। मैथ्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब सब्जेक्ट को बाइफरकेट किया गया है तो उसको भी हमें इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। निशा जैन ने बहुत अच्छी बात कही थी और अमन ने भी बहुत अच्छी बात कही, अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बायोलॉजी का है तो मैं सिर्फ बायो पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकती हूँ। मेरे को एक फिजिक्स भी इक्वल वेटेज देना पड़ेगा और आपको केमिस्ट्री को भी इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं 11th वालों से बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है तो मैथमेटिकल टूल्स से होती है, ठीक है। और जो अभी आपको लग रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी तो ये तकिया कलाम कह लीजिए, हमेशा कहता हूँ फिजिक्स का एक मैदान जंग है, ठीक। मैदान जंग में आप उतर गए हैं, अब मैदान जंग में उतरेंगे तो आपको टूल से चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी ना कि आप सीमा के बॉर्डर पे चले गए और आपको खाली हाथ खड़ा कर दिया गया, दुश्मन तो आपको निस्तो नाबूद कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए जब आप मैदान जंग में उतरे हैं तो आपके पास हथियार होंगे ना, तोप होंगे, राइफल्स होंगी, चाकू होंगे, बॉम्ब होंगे, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे मैदान जंग फिजिक्स में उतर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे तोप नहीं है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ग्राफ है, ठीक, ये वेक्टर हैं, ये 4 टूल्स हैं जिनकी मदद के बिना मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकता, मजबूरी है मेरी। मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो 15 दिन के बाद पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है तो पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड आप पढ़ के निकाल सकते हैं, खुद भी पढ़ के समझ जाएंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिक्स स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन मोशन से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन का पहला क्वेश्चन ही आ जाएगा, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वहां पे मैथ्स वाले से बताएंगे डिफरेंशिएशन की, मेरा मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो आप आज पढ़ें या 10 दिन के बाद पढ़ें, आपको वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना ही है। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आकाश सर पूरे 2 साल पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे को तो यूज करना है ना। तो मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो सिर्फ 6 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। ये क्यों है कैसे है वो मेरा काम नहीं है, मेरे को सिर्फ डिफरेंशिएशन यूज करना आना चाहिए क्वेश्चन में। मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को कैसे सॉल्व करना है मैं बस वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स वैसे ही बहुत वास्ट है। मेरे को सिखाने के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं फिजिक्स में, तो पूरा 1 साल भी कम पड़ जाता है अगर सिखाने पे आ जाए तो, ठीक है। तो मैथ्स को मैथ्स की तरह लीजिए कि सर ने कहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो वो फॉर्मूला यूज करना है मेरे को। क्यों होगा कैसे होगा वो पार्ट आकाश सर पे छोड़ दीजिए। आप खुद सोचिए, आकाश सर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और जो ग्राफ होता है इसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस पार्ट। अब कैलकुलस पूरी 11th और 12th की कंबाइंड है, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 2 साल का सिलेबस में 4 लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल है ना। लेकिन मैं तो सिर्फ 4 फॉर्मूले बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे को यूज करना है फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन में मैं सिर्फ 5 या 6 फॉर्मूले बताता हूँ, मैथ्स वाले से कम 40 50 फॉर्मूले बता देंगे। मेरे को उतना यूज ही नहीं करना, जितना यूज करना है मेरे को बस उतनी ही तैयारी करनी है। तो इसलिए जो न्यू बच्चे हैं तो हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग में यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट किया है, ताकि थोड़े से यूज फ्री हो जाएं, थोड़े से खुश हो जाएं कि हाँ ये चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, आकाश सर भी आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं भी जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको ऐसा मैथमेटिकल टूल्स हम लोग चैप्टर ही हटा देंगे, जहाँ जिस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी वहां पे उसके साथ में बताऊंगा कि इसको ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 11th वाले बच्चे थोड़े से घबरा रहे हैं, घबराइए मत, दोस्त बनाइए किसी को भी, ठीक है। दोस्त बनाएंगे तभी तो उससे अपने मन की बात को शेयर कर पाएंगे। अब दुश्मन बनाने के दुश्मन के साथ तो शेयरिंग नहीं होती ना, और दुश्मन के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे तो आपकी केयरिंग कौन करेगा, ठीक है। तो फैकल्टी को दोस्त बनाइए ताकि वो आपकी अच्छे से केयर कर सके, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, ठीक है। आकाश सर मेरी बातें यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, आप इसको बाइंड अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है सर, मेरे ख्याल से सर बातें कंक्लूड हो गई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना तो एंड करता है। ठीक है ना मसूद सर? ठीक है सर, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।
और आप बच्चों का भी कि आपने पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहे। और ये देख के अच्छा लगा कि हम सब ने जो सिखाया है वो आपके अंदर झलक रहा है, तो दिखाई दे रहा है। तो हमारी बेस्ट विशेष है कि आप लोग अच्छा करोगे, डेफिनेटली करोगे, तो चाहे आप लोग जो है इसको लिख कर के रखो। हम लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, बस डिसिप्लिन कभी छोड़ना नहीं। ये जो थीम है, ये सोल है। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। मिलते हैं हम लोग। सभी लोगों को गुड नाइट। वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। ठीक है सर, रखते हैं, बाय। चलिए ओके सर, बाय बाय।